नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और पिछली क्लास के अंदर अपने चर्चा कर रहे थे ब्लड के ऊपर। और ब्लड के अंदर अपनों ने पढ़ लिया था प्लाज्मा के बारे में। और जो इसका निर्माण हुआ है वो प्लाज्मा और रुधिराणुओं से, जिसके अंदर अपनों ने आरबीसी के ऊपर चर्चा कर ली, डब्ल्यूबीसी के ऊपर चर्चा कर ली, और एक था आपका प्लेटलेट्स। तो थोड़ा सा देख लेते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में मैंने आपको बताया था लगभग 55%, या फिर आप इसको 60 भी मान सकते हो। क्या हो गया? और रुधिराणु, रुधिराणु जिसके अंदर अपनों ने पढ़ दिया आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में, और तीसरा है आपका प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी के बारे में अपनों ने पढ़ लिया, इसकी संख्या लगभग 55 लाख और जीवन काल 120 दिन। और जो डब्ल्यूबीसी है उसकी संख्या आपकी 8 से 10,000 के लगभग, और इसी प्रकार इसका जो जीवन काल होता है वो 5 से 6 दिन होता है। और ये क्या एक प्रकार की वास्तविक कोशिका है, और आरबीसी आपकी अवास्तविक कोशिका है। तो अगला है अपने प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स 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 है, इसका जो अपने टेक्निकल नाम है वो है आपका थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट, या फिर हिंदी के अंदर इसको अपने विम्बाणु भी बोलते हैं। विम्बाणु। जो प्लेटलेट्स हैं इनकी संख्या है वो हमारे शरीर के अंदर लगभग 2 से 3 लाख होती है। कितनी? 2 से 3 लाख के आसपास मानव शरीर के अंदर, मानव शरीर के अंदर। ठीक है, और ये भी किसका हिस्सा है? ये आपके रक्त का हिस्सा है और रक्त कणिकाओं का है। इसकी संख्या जो है वो होती है 2 से 3 लाख। अगर और अपने इसके जीवन काल की बात करें, जो प्लेटलेट्स है उसका जीवन काल है वो भी आपका यही लगभग 8 से 10 दिन होता है। 8 से 10 दिन होता है। और आकृति की बात करें तो एक प्रकार से इनकी भी आकृति है वो गोलीय होती है, और इसका जो आकृति, इसकी जो आकृति है वो भी एक प्रकार से गोल ही होती है। ठीक है, जीवन काल 8 से 10 दिन और संख्या 2 से 3 लाख। मेन जो है इसका मुख्य काम, अगर इसके मुख्य काम की बात करें, जो प्लेटलेट्स है उसका मुख्य काम क्या होता है, तो ये आपके रक्त स्कंदन में सहायक होती है। रक्त स्कंदन में सहायक होती है, मुख्य रूप से रक्त स्कंदन में सहायक। और इसके अलावा ये आपको शक्ति प्रदान करने का काम करती है। शक्ति प्रदान, यानी मानव शरीर के अंदर जो एनर्जी का स्रोत है एक प्रकार से उसे अपने बोल सकते हैं। तो प्लेटलेट्स है वो क्या करती है आपकी? प्लेटलेट्स बेसिकली इसमें से आपसे यही पूछा जाता है, इसका मुख्य काम एक तो है रक्त स्कंदन का, रक्त स्कंदन का। इसके अलावा ये शक्ति प्रदान करने का काम करती है। शक्ति प्रदान, मानव शरीर को शक्ति प्रदान करती है। इसके बाद अगर अपने पढ़ें कि इसकी अगर संख्या है वो हमारे शरीर में कम होगी तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये क्या करती है? आपको शक्ति प्रदान करती है। अगर इसकी संख्या में कमी होगी तो हमें क्या है, हमारा शरीर कमजोर महसूस करेगा। जैसे इसकी संख्या जो है वो आपके डेंगू रोग है, डेंगू रोग में आपकी जो प्लेटों की संख्या है उसमें भारी गिरावट आती है। प्लेटों की संख्या में गिरावट, और इसी वजह से क्या है, हमें क्या है, कमजोरी महसूस होती है। ये जो डेंगू रोग है इसे अपने हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार। और किसकी वजह से होता है ये आपका? एडिस एजिप्टाई मच्छर के काटने से। एडिस एजिप्टाई मच्छर के काटने से।
तो आरबीसी की संख्या में कमी किसकी वजह से होती है? वो होती है आपके मलेरिया रोग के अंदर। और जैसे अपने ऊंचाई के ऊपर जाते हैं तो आरबीसी की संख्या क्या है? बढ़ जाती है। उसी प्रकार प्लेटें हैं, इनकी संख्या में गिरावट आती है आपके डेंगू रोग के अंदर, जिसकी वजह से शरीर के अंदर भारी कमजोरी आ जाती है और हमें काम करने में क्या है? तकलीफ होती है। हमारा शरीर जो है वो सहज महसूस नहीं करता है। और ये इसी वजह से होता है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर प्लेटों की संख्या क्या है? वो 2 से 3 लाख होती है सामान्य तक। और डेंगू रोग के अंदर ये जो संख्या है वो आ जाती है आपके 40,000 के आसपास। और इससे भी अगर इसकी संख्या कम हो जाए तब क्या है? व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसलिए डेंगू जो रोग है उसको काफी खतरनाक रोग माना गया है। और इसके बचाव के लिए अपने क्या है? फलों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा गिलोय आपने नाम सुना होगा, देसी इलाज है एक गिलोय। गिलोय का रस पीना चाहिए। इसके अलावा एक हो गया आपका बकरी का दूध, ये काफी पौष्टिक है और आपकी जो प्लेटों की संख्या है वो काफी बढ़ उसके अंदर काफी बढ़ोतरी होती है। तो ठीक है, ये मुख्य रूप से आपके क्या है? ये आपके जो रुधिर है उसके कणिकाओं के 3 पार्ट हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इनमें से एक आध क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, अगला अपनी चर्चा करते हैं। तो ये तो अपनों ने पढ़ लिया रक्त के बारे में। जो रक्त है उसके अंदर क्या पाया जाता है? हमारा एक तो प्लाज्मा 60%। और वो कैसा होता है? उसका कलर रंग जो होता है वो होता है हल्का पीला। और उसी वजह से हमारा रक्त क्या है? तरल है, प्लाज्मा की वजह से। क्योंकि ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये क्या है? रुद्राणु है। ये क्या है? एक प्रकार से ठोस होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अब अपनी बात कर लेते हैं। जो रक्त है उसके अंदर हीमोग्लोबिन का स्तर, हीमोग्लोबिन का ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रख लेना। अगर अपने बात करें पुरुषों के अंदर ये होता है 14 ग्राम पर डेसीलीटर। 14 ग्राम पर डेसीलीटर ये एक यूनिट है। और इसी प्रकार महिलाओं के अंदर अगर आपसे पूछ ले, महिलाओं के अंदर तो ये लगभग 12 से 13 ग्राम पर डेसीलीटर। तो महिलाओं के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन की मात्रा थोड़ी कम पाई जाती है। और हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? जैसे रक्त का मुख्य रूप से अगर अपने काम की बात करें, एक तो ये शरीर के ताप नियंत्रण का काम करता है। क्योंकि रक्त क्या है? हमारे शरीर के अंदर धमनियों के माध्यम से हृदय से सभी अंगों तक जाएगा और शिराओं के माध्यम से वापिस आएगा। तो इसके बार बार गतिशील होने के कारण क्या है? जो घर्षण है उसकी वजह से शरीर के अंदर क्या है? ताप नियंत्रित होता है। इसके साथ साथ इसका कार्य क्या है? एक तो है आपका ताप नियंत्रण का। इसके अलावा गैसों का परिवहन, गैसों का परिवहन का काम करता है मुख्य रूप से। इसके अलावा ये जो पोषक पदार्थ है, पोषक पदार्थों का परिवहन। क्योंकि जब अपने पाचन के अंदर अपने पढ़ेंगे, जब अपने भोजन करते हैं तो उससे जो ऊर्जा का निर्माण होता है उसको अवशोषित करके, माइक्रोविलाई द्वारा अवशोषित करके रक्त के अंदर मिलाया जाता है। और रक्त जो है हमारे शरीर के लगभग सभी हिस्सों के अंदर इन पोषक पदार्थों को पहुंचाने का काम करता है। और ये पोषक पदार्थ ये पहुंचाता है हमारी कोशिकाओं के पास, जहां पर आंतरिक श्वसन के माध्यम से एक नए ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, ये एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमारी कोशिकाएं क्या है? वो काम करती है। तो ये इसके मुख्य कार्य हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए गैसों का परिवहन, सामान्य तौर पर अगर आप अपनों से पूछेंगे तब कौन आएगा? इसका उत्तर आप हमारा हो जाएगा रक्त। लेकिन रक्त के अंदर अगर आपसे पूछे तो आएगी आरबीसी। और आरबीसी के अंदर आपका हीमोग्लोबिन। लगभग 97% गैसों का परिवहन किसके माध्यम से किया जाता है? वो किया जाता है आपके हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, क्योंकि इस हीमोग्लोबिन है ये क्या है? ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की क्षमता रखता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की क्षमता रखता है। और इसी वजह से ये क्या करता है? फेफड़ों के माध्यम से जब रक्त का शुद्धिकरण होगा तो ये ऑक्सीजन क्या है? रक्त के अंदर मौजूद आरबीसी, आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन ये क्या है? ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और शरीर के सभी हिस्सों में फैल जाएगा और कोशिकाओं के पास इस ऑक्सीजन को छोड़ देगा। और वहां से
वापस CO2 को साथ लेकर फेफड़ों के माध्यम से शरीर से बाहर करने का काम करता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए रक्त के मुख्य काम, तो ये भी थोड़ा ध्यान में रख लेना। ताप नियंत्रण का, पोषक पदार्थों का परिवहन, और एक है आपका गैसों का परिवहन। इसी प्रकार हीमोग्लोबिन का अगर आपसे स्तर पूछ लिया जाए, तो पुरुषों के अंदर 14 ग्राम पर डेसीलीटर और महिलाओं के अंदर 12 से 13 ग्राम पर डेसीलीटर। इसी प्रकार एक है आपका कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के बारे में अगर आपसे पूछ ले, कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल का जो सामान्य स्तर होता है वो होता है 200 ग्राम पर डेसीलीटर। यानी अगर इससे ज्यादा ये बढ़ जाए, कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या होता है आपको पता है, हमारे शरीर के अंदर रक्त परिवहन कैसे करता है, धमनी और शिराओं के माध्यम से। यानी हमारे अंदर किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र है, बंद परिसंचरण तंत्र है। कैसा परिसंचरण तंत्र है, बंद, क्योंकि रक्त धमनी और शिराओं के माध्यम से बह रहा है। और उनके अंदर जब हमारे इन धमनी व शिराओं के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा, तब उनके अंदर क्या है, धमनियां और शिराएं रुकने लग जाएगी, क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार से पाइप के रूप में है, और इनका जो बीच का व्यास है उसके अंदर ये कोलेस्ट्रॉल जमने लगेगा, जिससे क्या है, रक्त का बहाव है कम होगा, या फिर इनके फटने की संभावना जो है बढ़ जाती है। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो इस प्रकार से जो रक्त के ये तीनों पार्ट हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उनके बारे में अपनों ने पढ़ लिया। अब अगले आगे अपनी चर्चा करते हैं रक्त स्कंदन के बारे में। रक्त स्कंदन क्या है? अगला जो हमारा है वो है रक्त स्कंदन। रक्त स्कंदन हमने ये तो पढ़ लिया भी, रक्त जो है वो धमनी और शिराओं के माध्यम से हमारे शरीर में परिवहन का काम करता है, लेकिन मुख्य रूप से रक्त स्कंदन है ये भी काफी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। सबसे पहले अपने बात करें भी रक्त स्कंदन जो है उसमें समय कितना लगता है, तो आप ध्यान में रखना 4 से 5 मिनट। 4 से 5 मिनट। यानी जब भी हमें चोट लगती है, यानी शरीर का कोई हिस्सा कट जाए, तो वहां से ब्लड बाहर निकलता है, तो उसका रुकना भी जरूरी है, वरना शरीर के अंदर क्या है, रक्त की कमी हो जाएगी, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो उसके अंदर कितना समय लगता है? 4 से 5 मिनट। अब इसके अंदर रक्त स्कंदन है, उसके अंदर मुख्य भूमिका किसकी होती है, इसके ऊपर अपने चर्चा करते हैं। और इसके लिए इसीलिए मैंने आपको बताया है, जो आपकी प्लेटलेट्स है, थ्रोम्बोप्लास्ट, थ्रोम्बो, जिसको अपने क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोप्लास्ट, जैसे ये जिसको अपने विम्बाणु भी बोलते हैं, इसका एक नेचर है, यानी इसकी एक प्रकृति है। जब भी शरीर के किसी हिस्से पर कट लगेगा, तो रक्त के अंदर क्या है, प्लाज्मा भी है, आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी है, और आपका थ्रोम्बोप्लास्ट, ये प्लेटें भी हैं। ये प्लेटें क्या करती है, जब भी ये वायु के संपर्क में आती है, जैसे ये वायु के संपर्क में आएगी, वायु के संपर्क में आएगी, तो ये आपकी थ्रोम्बोप्लास्टिन में एक्टिव हो जाएगी। थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन में सक्रिय हो जाएगी। ठीक है, रक्त स्कंदन के 3-4 स्टेप हैं। अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये क्या करता है, ये करता है, ये शरीर से कैल्शियम तत्व के साथ जुड़ता है, शरीर से कैल्शियम तत्व के साथ जुड़ता है, या फिर कैल्शियम धातु के साथ जुड़ता है। और ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि रक्त स्कंदन में कौन सा ऐसा तत्व या धातु है वो सहायक है। ये क्या करता है, शरीर से कैल्शियम तत्व के साथ जुड़कर ये क्या करता है, आपको मैंने बताया था प्लाज्मा के अंदर थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण होता है। उसका निर्माण कहाँ होता है, यकृत के अंदर। थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और हिपेरिन, इन तीनों का निर्माण होता है यकृत के अंदर, और ये मौजूद कहाँ रहती है, आपकी प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, तो ये जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन में सक्रिय होगा, ये कैल्शियम तत्व के साथ मिलकर जो आपकी प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है, इस प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को क्या करेगी, थ्रोम्बिन के अंदर बदल देगी, थ्रोम्बिन के अंदर बदल देगी। ठीक है, ये प्रोथ्रोम्बिन क्या है, ये आपकी जमने में सहायक है।
जब तक ये प्रोथ्रोम्बिन होगी तब तक ये कुछ नहीं करेगी, लेकिन जैसे ये थ्रोम्बिन में बदलेगा तो ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, ये फाइब्रिनोजन के साथ मिल जाएगा, ये फाइब्रिनोजन के साथ मिल जाएगा। और जैसे ही आपका थ्रोम्बिन प्रोटीन फाइब्रिनोजन के साथ मिलेगा तो ये दोनों मिलकर इस फाइब्रिनोजन को ये फाइब्रिन में बदल देगा, फाइब्रिन में बदल देगा। और इस फाइब्रिन का मतलब क्या है, एक जाल रूपी संरचना, जाल रूपी संरचना का निर्माण होता है, जाल रूपी संरचना। यानी फाइब्रिन का मतलब ही क्या है, एक जाल। इस प्रकार से एक जाल रूपी संरचना का निर्माण हो जाएगा। ये देखिए आप। तो सबसे पहले क्या होगा, आपके रक्त में मौजूद जब भी कोई कट लगेगा यानी कोई चोट लगेगी तो ये आपका जो थ्रोम्बोप्लास्ट है, प्लेटें, ये वायु के संपर्क में आएगी। वायु के संपर्क में आते ही ये बदल जाएगी आपकी थ्रोम्बोप्लास्टिन के अंदर। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन शरीर में मौजूद कैल्शियम तत्व के साथ मिलकर आपकी इस प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को थ्रोम्बिन प्रोटीन के अंदर बदल देगा। और ये थ्रोम्बिन प्रोटीन आपकी फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के अंदर बदल देगी, यानी उस कट के अंदर एक जाल रूपी संरचना का निर्माण हो जाएगा। और मैंने आपको बता दिया है, इसके अंदर रक्त के अंदर मौजूद आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटें, ये तीनों ही क्या है, एक ठोस अवस्था के अंदर है। और इसके अंदर जो है जैसे ही ब्लड आएगा तो ये आपके रुधिराणु है वो फंसते चले जाएंगे, रुधिराणु है वो क्या है, फंसते चले जाएंगे। और इस प्रकार एक पपड़ी जैसी संरचना का निर्माण हो जाएगा, पपड़ी जैसी संरचना का निर्माण हो जाएगा। अब क्या है, इसके अंदर से जो आपका लिक्विड है वो बाहर नहीं निकलेगा और ऊपर क्या है, एक पपड़ी सी बन जाएगी और उसके नीचे से रक्त जो है वो वैसे ही प्रवाह करता रहेगा। तो ये जो प्रक्रिया है इसको अपने बोलते हैं रक्त स्कंदन। इस पूरी प्रक्रिया को अपने क्या बोलते हैं, रक्त स्कंदन। और इसके अंदर अगर अपने समय की बात करें तो वो लगता है आपका 4 से 5 मिनट। कितना, 4 से 5 मिनट। ठीक है, जिससे क्या है, आपके रक्त का स्राव है वो बंद हो जाए और व्यक्ति की मृत्यु ना हो। इसके अलावा एक और आता है, विटामिन भी आपसे पूछा जाता है, यानी रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन, रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन, सहायक विटामिन, इस विटामिन के बारे में पूछा जाता है। तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, विटामिन के। विटामिन के जो है ये आपके हेमरेज में भी सहायक है। ठीक है, ये विटामिन के जो है ये आपके हेमरेज में भी सहायक है। हेमरेज का मतलब है, जैसे आपको पता है धमनियां है, जैसे हमारे मस्तिष्क की धमनियां है वो बहुत छोटी छोटी है। ठीक है, और ये विटामिन क्या करता है, ये आपके रक्त स्कंदन में सहायक है और यही आपका हेमरेज में सहायक है। अगर ये सक्रिय नहीं होगा या इसकी किसी के अंदर कमी होगी तो नसों को ये फटने का डर रहता है। और उसके अंदर कौन सा विटामिन सहायक होता है, के। अगर इसकी अपने शरीर के अंदर कमी है तो उस व्यक्ति को हेमरेज होने की यानी नसों के फटने की जो शिकायत है वो ज्यादा होती है और रक्त स्कंदन भी कम होता है। इसी प्रकार से ये एक जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है रक्त स्कंदन के अंदर, रक्त स्कंदन, रक्त स्कंदन कि ऐसा कौन सा तत्व है, ऐसा कौन सा तत्व है जो रक्त को शरीर के अंदर जमने से रोकता है, तो वो तत्व है आपका हिपेरिन, जिसको अपने बोलते हैं प्रति रक्त स्कंदन। यानी एंटी क्लोटिंग का काम आपका कौन करता है, वो करता है आपका हिपेरिन। और इस हिपेरिन का निर्माण कहां से होता है, यकृत से, यकृत की हिपेटिक। क्योंकि आपका जो यकृत है वो दो प्रकार की सेल से मिलकर बना है, एक है आपकी कुफर सेल, एक है आपकी हिपेटिक सेल। यानी इस हिपेटिक सेल से किसका निर्माण होता है, हिपेरिन की। और ये क्या है, एक प्रति रक्त स्कंदन पदार्थ है। लेकिन ये जब भी आपको चोट लगेगी यानी ये वायु के संपर्क में आती क्या है, निष्क्रिय हो जाता है। वायु के संपर्क में, जैसे ये वायु के संपर्क में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका निष्क्रिय हो जाएगा। और इस वजह से क्या है, आपका रक्त स्कंदन की प्रक्रिया पूर्ण होगी। लेकिन ये शरीर के अंदर ये रक्त को जमने नहीं देता है। लेकिन एक आनुवंशिक रोग है, एक आनुवंशिक रोग है जिसको अपने वीआईपी या फिर हीमोफीलिया रोग भी बोलते हैं। आनुवंशिक रोग कौन सा है वो, हीमोफीलिया
जिसे अपने वीआईपी रोग भी बोलते हैं, जो कि ब्रिटेन के अंदर मिला था। ब्रिटेन के अंदर इसकी खोज हुई थी। इस रोग के अंदर क्या होता है, इस रोग के अंदर होता यह है कि ये जो हिपेरिन है, यानी जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया रोग है उसके अंदर ये हिपेरिन है, ये क्या है, वायु के संपर्क में आने पर क्या है, निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया रोग है उसके अंदर ये क्या है, हिपेरिन सक्रिय ही रहता है। ये आपका जो हिपेरिन है वो क्या है, सक्रिय ही रहता है, सक्रिय ही रहेगा। और यदि आपका हिपेरिन सक्रिय है तो आपकी थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन है वो काम नहीं करेंगे। अगर आपका हिपेरिन सक्रिय है, यानी वायु के संपर्क में आने के बाद वो निष्क्रिय नहीं हो रहा है, तो वो क्या है, रक्त को जमने से रोके रखेगा। और इसी वजह से इस व्यक्ति के अंदर क्या है, रक्त का स्राव ज्यादा हो जाएगा, रक्त का स्राव ज्यादा होगा, या फिर होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, जिस वजह से क्या है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे लगता है रक्त स्कंदन के बारे में आपको समझ आ गया होगा। थोड़े से अपने चर्चा कर लेते हैं रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन। ये आप ध्यान में रख लेना, अगर आपसे पूछे सहायक विटामिन कौन सा है, यानी रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन कौन सा है, तब आपको याद रखना है विटामिन के। इसी प्रकार अगर आपसे पूछ लिया जाए तत्व, यानी रक्त स्कंदन में तत्व कौन सा सहायक है, तो कैल्शियम तत्व या फिर धातु। और अगर आपसे पूछ लिया जाए रक्त स्कंदन में सहायक प्रोटीन कौन से हैं, प्रोटीन कौन से हैं, तब आपको याद रखना है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। और प्रति रक्त स्कंदन पदार्थ और एंटी क्लोटिंग पदार्थ कौन सा है, यानी इतने प्रश्न जो आपके बनेंगे, प्रति रक्त स्कंदक पदार्थ, प्रति रक्त स्कंदक पदार्थ कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका हिपेरिन। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा रक्त स्कंदन क्या है। तो इसकी जो पूरी प्रक्रिया है उसको थोड़ा ध्यान में रख लेना, और इसमें से मुख्य रूप से यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, एक तो तत्व कौन सा है, एक विटामिन कौन सा है, और सहायक प्रोटीन कौन सा है, या इसके अलावा इसमें समय कितना लगता है, वो लगता है आपका 4 से 5 मिनट। और जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया रोग है उसके अंदर यह समय कितना भी लग सकता है। ठीक है, तो रक्त से संबंधित ये जो है आपका पूरा हो चुका है। अब अगर आगे अपनी चर्चा करेंगे परिसंचरण। परिसंचरण यानी रक्त का परिवहन शरीर के अंदर होगा कैसे, रक्त का परिवहन या परिसंचरण। और परिसंचरण के बारे में मैंने आपको बता दिया है। परिसंचरण, परिसंचरण का मतलब क्या होता है, परि का मीन्स चारों ओर, और संचरण का मतलब क्या है, प्रवाह करना, प्रवाह करना। और इसके बारे में जो सबसे पहले किसने बताया था हमें, डॉक्टर विलियम हार्वे ने, डॉक्टर विलियम हार्वे ने। और इस परिसंचरण तंत्र है, इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं अपने, एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी। ठीक है, अब अपने मुख्य रूप से बात करें मानव शरीर के अंदर, मानव शरीर के अंदर रक्त है वो परिवहन कैसे करेगा, वो करेगा आपका धमनी और शिरा के माध्यम से, धमनी और शिराओं के माध्यम से। ठीक है, धमनी और शिराओं के माध्यम से। सबसे पहले अपने इनकी मुख्य विशेषता के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। धमनी और शिराओं में डिफरेंस क्या है, धमनी और शिराओं में मुख्य अंतर क्या है। तो धमनियां है जो उनका आकार कैसा होगा भी, धमनियां क्या है उनका आकार कैसा होगा, मोटा। लेकिन शिराएं जो है वो आपकी कैसी होगी, पतली होगी। ऐसा क्यों है भी, ऐसा इस वजह से है जो धमनियां हैं वो अंदर से क्या है, उनका व्यास कम होता है। व्यास, व्यास समझते हो आप, जैसे ये मान लो ये पाइप है,
इसके अंदर का जो ये हिस्सा है ना, यानी कितनी खोखली जगह है, इसको अपने बोलते हैं व्यास। तो इनका व्यास क्या होता है, अंदर से कम, और शिराओं का व्यास क्या होता है, ज्यादा। एक तो ये दो आसान सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा और इनका व्यास के अंदर से कम होता है, इसीलिए ये क्या है, इनकी मोटाई वो क्या है, वो ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि धमनियों के अंदर जो आपका ब्लड प्रेशर है, बीपी, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, और इसके बारे में सबसे पहले बताया था आपके रॉकी एंड रिवा नामक वैज्ञानिक ने। रॉकी एंड रिवा नामक वैज्ञानिक ने ब्लड प्रेशर के बारे में सर्वप्रथम बताया था। और इसको सबसे पहले जो मापने वाले थे वो थे आपके स्टीफन हेल्स। इन्होंने घोड़े के अंदर इस ब्लड प्रेशर को आपको मापा था। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर किसके अंदर ज्यादा होगा, आपका ब्लड प्रेशर जो वो ज्यादा होगा वो होगा आपका धमनियों के अंदर, और शिराओं के अंदर कम। आपने पढ़ा भी होगा कितना, इनके अंदर 120 और ये आपका 80, यानी सिस्टोल और डायस्टोल अपने बोलते हैं इसको, सिस्टोल और डायस्टोल। हिंदी के अंदर बात करें, अनुशिथिलन और शिथिलन दाब। ठीक है, 120 और 80 mmHg। ये है आपका शिरा के अंदर। और ये कौन सा है, जो बल हृदय है आपका, ब्लड को पंप करता है, यानी शरीर के सभी अंगों तक भेजता है, वो प्रेशर कितना होता है आपका, 120 जो होता है धमनियों के अंदर। और जो वापस आने का होता है वो कितना होता है, 80 वो होता है आपका शिराओं के अंदर, यानी शरीर से वापस हृदय तक लौटना। तो इस प्रकार से धमनियां क्या करती है, ये रक्त को हृदय से कहां तक लेके जाती है, बॉडी तक। और ये बॉडी से रक्त को कहां लाती है, आपके हृदय के पास। ठीक है, इसके अलावा धमनियां है उनके अंदर क्या है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, यानी रक्त जो पंप करता है वो 120 के प्रेशर से पंप करता है। इसलिए क्या है, इनके अंदर वाल्व की आवश्यकता नहीं होती, यानी धमनियों के अंदर वाल्व जो है आपका नहीं पाया जाता, वाल्व नहीं पाया जाता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना आप थोड़ा सा। लेकिन शिराओं के अंदर क्या है, वाल्व पाया जाता है, वाल्व पाया जाता है। और कैसा वाल्व, जैसे ये आपकी शिरा है तो इसके अंदर एक दिशिया वाल्व पाया जाता है, क्योंकि शिराओं के अंदर क्या है, प्रेशर बहुत कम होता है, इसलिए रक्त क्या है, वापिस ना जा पाए, इसलिए एक तरफ खुलने वाला वाल्व होता है। जैसे ही ब्लड यहां से आगे क्रॉस कर जाएगा तो ये वाला वाल्व क्या है, बंद हो जाएगा, यानी रक्त वापस नहीं लौट सकता। लेकिन धमनियों के अंदर आपके इस वाल्व की क्या है, आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, इसीलिए धमनियों के अंदर वाल्व नहीं पाया जाता। लेकिन शिराओं के अंदर आपका वाल्व पाया जाता है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। तो ये आपके क्या है, धमनी और शिराओं के अंदर मुख्य अंतर है। धमनियों का क्या काम है, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा अपने। जैसे ये मान लो ये आपका है हार्ट, हृदय, इसके क्या है, 4 चैम्बर है, ये राइट ये लेफ्ट। ऊपर वाले को अपने बोलते हैं आलिंद, ये भी क्या हो जाएगा आपका आलिंद, और नीचे आपका नील्य, और इस तरफ हो गया आपका नील्य। ठीक है, धमनियां क्या काम करती है, धमनियां हृदय से रक्त को शरीर तक ले जाने का काम करेगी। कहां तक ले जाने का काम करेगी, शरीर से, हृदय से शरीर तक। तो ये वाली, ये मान के चलो ये है आपका शरीर के विभिन्न अंग है। ठीक है, तो ले जाने का काम कौन कर रही है, आपकी धमनियां। तो सबसे पहले ब्लड आपका कहां प्रवेश करेगा, आपके बाएं नील्य से महाधमनी के अंदर, बाएं नील्य से महाधमनी के अंदर से अंदर, और इस महाधमनी के बाद धमनी, धमनी के बाद छोटी धमनी, और उसके बाद जाएगा आपकी केशिका के अंदर। ये भी अगर आपसे पूछ लिया जाए भी शुद्ध रक्त किन के अंदर बहता है, तो वो बहता है आपकी धमनियों के अंदर। थोड़ा सा ये भी लिख लीजिए आप, धमनियां है इनके अंदर क्या है, शुद्ध रक्त,
ऑक्सीजन युक्त। इसी प्रकार शिराओं के अंदर आपका अशुद्ध CO2 युक्त, क्योंकि इनके अंदर क्या है, फेफड़ों से जब रक्त का शुद्धिकरण होगा तो वो धमनियों के माध्यम से शरीर के अंदर जाएगा, और शिराएं क्या है, वापिस कोशिकाओं से इसको वापस लाएंगी, तब उसके अंदर क्या होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी। इस वजह से इनके अंदर कैसा रक्त होगा, अशुद्ध रक्त। ठीक है, तो महाधमनी सबसे पहले बायां नील्य है। ये क्या करता है, रक्त को जो शरीर के अंदर पंप करने का काम किया जाता है वो किया जाता है आपके बाएं नील्य के द्वारा, बाएं नील्य के द्वारा, बायां नील्य। तो ये भी ध्यान में रख लेना आप, आपके इसके बायां जो भाग है उसके अंदर कैसा रक्त होगा, वो होगा आपका शुद्ध रक्त। और इसी वजह से ये बाएं नील्य की जो आपकी पेशियां हैं वो कैसी होगी, बाएं नील्य की पेशियां मोटी यानी ज्यादा मजबूत होगी, ज्यादा मजबूत होगी। ठीक है, बाएं नील्य से रक्त कहाँ जाएगा, आपकी महाधमनी के अंदर। महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी, और उसके बाद केशिका। केशिकाएं धमनी और शिराओं को जोड़ने का काम करती है। तो केशिका एक ऐसा माध्यम है जिसके अंदर आपका शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के रक्त मिलते हैं। यानी केशिका है वो धमनी और शिराओं को जोड़ने का काम करती है, जहां पर धमनियां भी जाती है और शिराएं भी आपस में वहां पर जुड़ती है। उस वजह से वहां पर ऑक्सीजन और CO2 दोनों देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। इसी प्रकार से शरीर से जो आपका वापिस रक्त आएगा वो किस हिस्से में आएगा, आपके दाएं आलिंद के अंदर। इसके अंदर आएगा आपके दाएं आलिंद के अंदर। दाएं आलिंद से अशुद्ध रक्त जो आ रहा है वो कहां प्रवेश करेगा, आपके दाएं नील्य के अंदर। और फिर ये दायां नील्य रक्त को कहां भेजेगा, ये भेजेगा आपके फेफड़े के पास, फेफड़ों के पास, फेफड़ों के पास। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान कीजिए, अपने क्या पढ़ते हैं, अपने अपवाद के रूप में पढ़ते हैं भी। एक एक हमें अपवाद देखने को मिलते हैं भी। ये जो फुफ्फुसीय धमनी है उसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है, इसी प्रकार आपकी जो फुफ्फुसीय शिरा है उसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है। अपने इसको पढ़ते हैं अपवाद के अंदर, लेकिन ये अपवाद नहीं है। आप सीधा फॉर्मेट ध्यान में रखो। धमनियां क्या करती है, हृदय से रक्त को शरीर तक लेकर जाने का काम करती करेगी, यानी धमनियां सिर्फ ले जाने का काम करेगी। तो आप यहाँ पर देखिए, ये क्या है, आपका दायां नील्य। दाएं नील्य से फेफड़े तक लेकर जाने वाली कौन सी है, ये क्या है, आपकी धमनी है। और ये कहां पर लेकर जा रही है, ये लेकर जा रही है फेफड़े के पास, जिसको अपने इंग्लिश के अंदर बोलते हैं पल्मोनरी, इसलिए इसको फुफ्फुसीय धमनी बोलते हैं, फुफ्फुसीय धमनी। और धमनियों का काम क्या है, रक्त को लेकर जाना। तो ये क्या कर रही है, ये आपके इस दाएं नील्य से फेफड़े के पास रक्त को लेकर जा रही है, इसलिए इसके अंदर कैसा रक्त हो जाएगा, इसके अंदर जो रक्त होगा वो होगा CO2 युक्त, यानी अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। अपवाद के अंदर याद मत रखना, ये हमारे कंसेप्ट के अंदर कमी है। हम बचपन से यही पढ़ते हुए आ रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी किताबें हैं जिनके अंदर अपवाद स्वरूप दे रखा है। लेकिन आप सीधा कंसेप्ट ध्यान में रखो, धमनियों का काम है रक्त को शरीर के अंदर लेकर जाना, और शिराओं का काम वापस लेकर आना। इसी प्रकार से फेफड़ों से जो शिरा क्या काम करती है, वापस लेकर आने का। फेफड़ों के अंदर जब रक्त जाएगा तो उसके अंदर जो CO2 निहित होगी उसको क्या है, फेफड़े बाहर निकालेंगे और उसके अंदर ऑक्सीजन भरेंगे। ठीक है, और अब क्या है, वो रक्त शुद्ध हो गया, और फेफड़ों से ये वापस कहां प्रवेश करेगा, हृदय के अंदर। और वापस लाने का काम कौन करती है, हमारी शिरा। तो ये शिरा कौन सी हो जाएगी, आपकी फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय शिरा, जो क्या है, रक्त को वापस लाती है, और इसीलिए इसके अंदर ऑक्सीजन युक्त यानी शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, तो आगे से ये अपवाद वाला कॉन्सेप्ट आप छोड़ दीजिए। ठीक है, हृदय से धमनियां शरीर के अंदर लेकर जाती है। सबसे पहले रक्त आएगा आपका जो है बायां आलिंद है, उसके अंदर शुद्ध रक्त आता है। किसके माध्यम से आता है, फेफड़ों के माध्यम से। यानी फेफड़े और बाएं आलिंद को जोड़ने का काम कौन करती है, आपकी फुफ्फुसीय शिरा। इसी वजह से उसके अंदर शुद्ध रक्त होता है। फिर बाएं आलिंद से
ये आएगा आपके बाएं नीलिया के अंदर, और बायां नीलिया इसकी पेशियां मोटी होती है क्योंकि इसको ज्यादा प्रेशर लगाना होता है, क्योंकि रक्त को पूरे शरीर के अंदर भेजना है। तो ये प्रवेश करेगी आपकी, यहाँ से रक्त प्रवेश करेगा महाधमनी, महाधमनी से छोटी धमनी, उसके बाद केशिकाओं के अंदर, और केशिका के बाद ये आपका रक्त शिराओं के अंदर। सबसे पहले छोटी शिरा, शिरा, और फिर महाशिरा, और महाशिरा से होते होते ये कहाँ आएगा आपके दाएं आलिंद के अंदर। ठीक है, और दाएं आलिंद इसको पंप करेगा दाएं नीलिया के अंदर, और दाएं नीलिया की पेशियां पतली होती है क्योंकि इसको कहाँ पंप करना है रक्त को, केवल आपके फेफड़े के पास रक्त करना है। ठीक है, फेफड़े की तरफ क्या है पंप करना है, इसलिए इसकी पेशियां क्या है थोड़ी पतली होती है, और आपका जो बायां नीलिया है उसकी पेशियां बड़ी होती है। अब हमने पढ़ा था भी रक्त जो है वो शरीर के अंदर कितना होता है, लगभग 5 से 5.5 लीटर। ठीक है, और आपका जो हृदय है उसका वजन कितना होता है, उसका वजन होता है लगभग 300 ग्राम। आपके हार्ट का वजन जो है वो कितना होता है 300 ग्राम। यानी इतने छोटे से हार्ट के अंदर ये 5 लीटर रक्त को पंप कैसे कर सकता है, ये भी सोचने वाली बात है। तो इसके अंदर आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। आपका हृदय है कितना गति करता है 1 मिनट के अंदर, 72 बार। ठीक है, तो एक बार में ये कितना लीटर पंप मिली करेगा, ये 70 मिली, यानी 70 मिलीलीटर रक्त को हृदय एक बार में पंप करता है, और 1 मिनट के अंदर ये 72 बार धड़कता है। तो इसको आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अब आप देख लीजिए, 50, ये देखिए ml या फिर 5 लीटर। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए हृदय एक बार पंप करने में कितना रक्त पूरे शरीर के अंदर पंप करता है, तब आपको बताना है 70 ml। ठीक है, और हृदय का आपका जो वजन कितना होता है वो होता है लगभग 30 ग्राम। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसके अंदर अपनों ने पढ़ लिया भी रक्त जो है वो शरीर के अंदर प्रवाह कैसे करता है, धमनी और शिराओं के माध्यम से। धमनियों के अंदर आपका शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। इसके अलावा रक्त स्कंदन जो है वो किस प्रकार से होता है उसके ऊपर चर्चा कर ली। अगली जो वो हमारी क्लास होगी उसके अंदर अपने चर्चा करेंगे रक्त समूह के बारे में। ठीक है, वे रक्त समूह की खोज किसने की और रक्त समूह का निर्धारण कैसे होता है, और उसी के साथ साथ हृदय के बारे में अपने पूरा अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, इसकी जो मांसपेशियां है वो कैसी बनी होती है, पेस मेकर है वो किसको बोलते हैं, ठीक है, इसका वजन कितना है, इसकी खोज किसने की, इन सब के ऊपर अपने चर्चा करेंगे अगली क्लास के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।